Hello and welcome students. Today we are starting Political Science chapter 1 Power Sharing. So let's have a overview first of this chapter. In this chapter you will learn about power sharing in different organs of the democracy. और आप जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही है 9th में भी डेमोक्रेसी के बारे में आपने पूरा पढ़ा हुआ है और आपने उसके डिफरेंट ऑर्गन्स जो आपके डेमोक्रेसी में काम करते हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ा है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से इन ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग काम करता है और इसी चैप्टर में हम दो कंट्रीज़ की स्टोरीज देखेंगे किस तरीके से उन्होंने पावर शेयरिंग को अप्लाई किया और क्या उनके रिजल्ट्स रहे। और एक चीज़ और हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट वैरायटी ऑफ पावर शेयरिंग इसमें काम करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है हमारे पास स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम की स्टोरी। बेल्जियम में क्या होता है। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो आप बेल्जियम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है और उसकी जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन इज़ ओनली द हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, और जो एथनिक कंपोजिशन है यहाँ का, दैट इज़ 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ओके, और जो 40% पीपल हैं वो रहते हैं आपके वॉलोनियल रीजन में और स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी है। और रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब जो आपकी बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो ब्रुसेल्स है। वहाँ पे क्या है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% आर डच स्पीकिंग। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो आपकी कंट्री है उसमें 59% तो डच स्पीकिंग है, बट जो आपकी कैपिटल है उसमें केवल 20% आपके डच स्पीकिंग पीपल हैं। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि 40% पीपल आपके फ्रेंच स्पीकिंग है कंट्री में, बट जब आप कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें 80% और यू कैन से 70 to 80% पीपल कौन है आपके, जो फ्रेंच बोलते हैं। ओके, ये आपको थोड़ा सा समझना है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और इसका बेल्जियम में क्या रिजल्ट हुआ, किस तरीके से उन्होंने पावर शेयरिंग करी, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। ओके, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब जो आपकी माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, क्योंकि आपको पता है वो 40% थे, वो कम थे बट वो क्या थे, रिच और पावरफुल थे। दिस वॉज resented by Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। अब हुआ क्या कि जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको हिस्ट्री के हिसाब से क्या हुआ कि उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो एजुकेशन में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत लेट मिली। इस वजह से उनका जो कम्युनिटी में जो रिच लोग थे और जो पावरफुल लोग थे वो कम थे। अब इसका हुआ क्या, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950s to 1960s। तो उसका रीज़न ही यही था, बिकॉज वहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्सिटी क्रिएट हो गई। अब जब डाइवर्सिटीज़ क्रिएट्स होती हैं तो हर एक का जो इंटरेस्ट होता है उसको कंट्री को साथ में लेके चलना होता है, जिससे कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, तो देखते हैं आगे किस तरीके से उनके बीच में कंडीशंस बनी। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया था। जो कंट्री में जो मेजॉरिटी में थे वो कैपिटल में आपके पास मिनॉरिटी में हो गए, और जो वहाँ माइनॉरिटी में है कंट्री में वो वहाँ पे मेजॉरिटी में हो गए। ओके, Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. Let us compare this to a situation in another country. अब आपने अभी तक देखा कि जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं इसी डाइवर्सिटी को श्रीलंका में, वहाँ पे क्या डाइवर्सिटी है। लेट अस
Compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crores people. That is, ये कम से कम आपके हरियाणा के पॉपुलेशन के इक्वल आप समझ सकते हैं, डबल ऑफ दैट बेल्जियम, ठीक है. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. अब देखो मैं यहाँ पे भी वैसे ही डाइवर्सिटी आपको दिखने को मिलेगी. देखेंगे क्या है यहाँ पे. द मेजोरिटी सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हल स्पीकर्स 74%. अब वहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है. ओनली 59 वाले मेजोरिटी में थे, यहाँ पे सीधा जो मेजोरिटी है वो 74% है. एंड द तमिल स्पीकर्स 18%. और माइनॉरिटी के परसेंटेज आप देख सकते हैं कितना कम है, ठीक है. तो अब इससे क्या होगा आगे, वो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा. अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिलिटिस ऑफ द कंट्री एंड श्रीलंकन तमिल्स. तो ये 2 आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे. एक तो आपके नेटिव्स तमिल्स हो गए और दूसरे आपके श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है. तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, इसमें क्या है आपके पास, ये आपके पास बेल्जियम का मैप है. इस बेल्जियम के मैप में आप देख सकते हैं, दिस ऑरेंज पार्ट इज़ द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, ओके, एंड द रेड पार्ट इज़ द फ्रेंच स्पीकिंग रीजन एंड द येलो पार्ट इज़ द डच स्पीकिंग रीजन. अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ब्रसेल्स कैपिटल है उसके वो जो है वो आपको कहाँ है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी पे. तो एक तरीके से आप इस मैप से आप समझ सकते हैं कि जो कैपिटल है वो मेजॉरिटी किस तरफ जा रही है उसकी, डच स्पीकिंग की तरफ. ओके, सो आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे. पहले हम थोड़ा सा श्रीलंका का कंटिन्यू करते हैं. सो श्रीलंकन तमिल्स और 13%, क्योंकि टोटल तो 18 थे, उस 18 में से जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो 13% है. ओके, द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils. ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया है. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप. अब आप पहले एक बार मैप देखेंगे श्रीलंका का, उससे एक आइडिया मिलेगा. जैसे हमने अभी बेल्जियम का देखा है, तो अब आप देख सकते हैं इस मैप में कि जो एथनिक कंपोजिशन है, द येलो पार्ट इज़ द सिन्हाल्स एंड द रेड वन are the Sri Lankan Tamils and the dark brown is Indian Tamils and the rest are Muslims in that area. तो मेजॉरिटी को आप देख सकते हैं श्रीलंका में किसकी बन रही है, सिन्हाल्स की. ओके, सिन्हाल्स आर इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका. ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड वी विल सी what happened in that in Sri Lanka. So as we just saw in the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the coast of the country. ओके, हमने बिल्कुल वो जो है वो श्रीलंका के किधर चले गए हैं, कोस्ट की तरफ चले गए हैं. मोस्ट ऑफ द सिन्हाल स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स. देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाल्स. सो इतनी सारी डाइवर्सिटी आपने देखी अभी बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या प्रॉब्लम होती है एक डाइवर्सिटी में, हर एक को सेटिस्फाई करना, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना डेमोक्रेसी में, ये किस तरीके से हो सकता है, वो हमको एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन आपको समझ में आएगा. सो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस. इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच. ओके, यही तो हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी में कौन आ रहे हैं वहाँ पे, डच कम्युनिटी आ रहे हैं. तो वो दूसरी कम्युनिटी जो आपकी माइनॉरिटी में है उसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उसको फोर्स कर सकते हैं. भाई अपनी जो भी इच्छाएं हैं अपने हिसाब से वो रूल्स बना सकते हैं, दूसरे के लिए वो उसको पीछे छोड़ सकते हैं. ठीक है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़ फर्दर. और जब वो ऐसा करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप माइनॉरिटी को दबाओगे तो वो क्या है, उसके बाद वो रिपल करेंगे, वो उसके लिए रिवॉल्ट करने शुरू हो जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, दोनों कम्युनिटीज़ में आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और एट द एंड क्या होगा आपके पास, कंट्री का पार्टीशन. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स. अब दोनों जो हैं, देखो आपने देखा था वहाँ पे कि जो बेल्जियम का जो आपने मैप देखा था उसमें क्या था, जो ब्रसेल्स है आपके पास वो कहाँ है, बिल्कुल बॉर्डर में है दोनों रीजन के. सो कोई भी उसमें अपना
क्या कर सकता है, कंट्रोल लेना चाहेगा। ठीक है, यही तो होगा। ओके, बट इन श्रीलंका द सिन्हाल कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। अब सिन्हाल जो है वो क्या है, 74% है, बट वो कितने थे, 59% ओनली। तो वो उनकी तो ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि वो 100% में से 74% है। ओके, अब वो पूरे अपना जो भी उनका विल है वो उसको पूरी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 74% तो वही है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। ओके, अब आप देखेंगे कि एक्चुअल में इन कंट्रीज में इतनी डाइवर्सिटी जब थी कंट्री के अंदर तो हुआ क्या, वो आप इसमें अब देखेंगे। अब कोई भी जो आपकी कम्युनिटी है, अगर वो मेजॉरिटी में है और वो अपनी विल और अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो पूरी कंट्री में अप्लाई करें अपनी बेनिफिट के लिए, तो उसको आप मेजोरिटेरियनिज्म कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन मेजॉरिटी इन श्रीलंका applied this majoritarianism in the country. So what happened? Okay, then you can understand majoritarianism is good or bad. तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं इसे। ओके, श्रीलंका emerged as an independent country in 1958. The leaders of the Sinhal communities sought to ensure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाल्स सुप्रीमेसी। तो क्या हुआ कि जब आपकी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1958 में, तो उनकी जो सिन्हा लीडर्स थे वो इतने पावरफुल थे, उनका डोमिनेंस गवर्नमेंट पे इतना था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो पॉलिसीज़ थी उन वो सिन्हाल्स के लिए फेवरेट करने लगी, और उनका एक तरीके से मेजोरिटेरियन जो इफ़ेक्ट था वो कंट्री में आने लग गया, क्योंकि वो उनको सुप्रीमेसी देने लगे, उनको अब हर जगह पे एडवांटेज देने लगी गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी और उनके जो लीडर्स थे वो पावरफुल थे, उनका इफेक्ट गवर्नमेंट में ज़्यादा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकग्नाइज सिन्हाल्स एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस regarding Tamil. The government followed preferential policies that favored Sinhal's applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो अब क्या हुआ कि जो 1956 में एक एक्ट उन्होंने पास किया, क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और सिन्हाल जो लैंग्वेज थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिससे कि क्या हुआ, तमिल्स को रिग्रेट फील हुआ, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए नई अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने मेजोरिटी होने से अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और जो गवर्नमेंट थी उसने भी क्या किया, सिन्हाल्स को फेवरेटिज्म किया, और उन्होंने क्या उनके जो एप्लीकेंट्स होते थे, जो उनके जो कैंडिडेट्स होते थे, उनको एक तरीके से क्या किया, फेवर करते थे यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, उनको पोजीशन दिलाने में, गवर्नमेंट जॉब्स में। और एट द एंड उन्होंने क्या किया कि जो बुद्धिज़्म था उसको एक तरीके से पूरा आपका रिलीजन एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने स्टिपुलेटेड कर दिया, और उसको बचाने के लिए भी लॉस उन्होंने बना दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, तो एक के बाद वो क्या करने लगे, सारे रूल्स मेजर्स बनाने लगे, क्योंकि उनकी पावर थी गवर्नमेंट में। ओके, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि श्रीलंकन तमिल्स के बीच में क्या होने लगा, उनको लगने लगा कि ये तो हमारे को दबाए जा रहे हैं, हर चीज़ अपने लिए करे जा रहे हैं, रिजर्वेशन भी अपने आप को दे रहे हैं, फेवरेटिज्म भी अपने आप अपने कास्ट में कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhal leaders were sensitive to their language and culture. तो कोई भी उनमें से उनको लगा नहीं कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो इसके बुद्धिस्ट जो लीडर्स थे, वो उनके लिए कोई भी सेंसिटिविटी उनकी तरफ थी नहीं, उनकी कुछ फीलिंग ही नहीं थी उनके लिए। ओके, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो आपको समझ में आया, जब मेजोरिटी ने अपना मेजोरिटेरियनिज्म दिखाया और अपने लिए ही सब कुछ करने लगे, तो जो दूसरा माइनॉरिटी में था उसको क्या लगा कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो लीडर हैं, वो लोग हमारे लिए तो इक्वल राइट्स कहीं पे दे ही नहीं रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, उसको डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ।
तो जब उनको डिस्क्रिमिनेशन मिला अगेंस्ट द देम इन द जॉब्स, इन द अपॉर्चुनिटीज़, एंड दे वर इग्नोर्ड, तो उसका रिजल्ट में क्या हुआ आपको पता है। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, रिवॉल्ट शुरू होगा, जिससे कि वो उनको क्या मिल सके, इक्वल राइट्स मिल सके। तो देखेंगे अब क्या हुआ। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना पार्टीज बनाई और क्या किया, अपनी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए रिवोल्ट शुरू कर दिया फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंश्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो इन चीज़ों के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, जॉब्स और एजुकेशन के लिए भी उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया कि भाई हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वर रिपीटेडली डिनाइड। अब वो क्या हुआ, जब उनको लगने लगा कि जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे उनको बार बार क्या होने लगे, डिनाई करने लगे, उनकी बातों को, उनके इंटरेस्ट को नहीं फॉलो किया गया। तो क्या हुआ, इन 1980s several political organizations were formed denying an independent Tamil इलम मीन्स स्टेट इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप मेजोरिटेरियनिज्म करोगे तो उससे क्या होगा, एट द एंड में जाके कंट्री का पार्टीशन शुरू हो जाएगा। और वही चीज़ आपने अभी सुनी कि वो लोग क्या करने लगे, अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब उन्होंने मांग तो कर दी तो वो एकदम से पूरी थोड़ी हो जाएगी। उससे क्या हुआ, डिस्टर्बेंस दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत बड़े रूप में हुआ और सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। और ये इतना बड़ा सिविल वॉर था, इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। ओके, तो ये बहुत बड़े लेवल पे सिविल वॉर था वर्ल्ड का, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरे। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। तो ये तो होता ही है, जब आपके पास सिविल वॉर होगा तो पूरी कंट्री क्या हो जाती है, आपके पास डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये आपने देखा अभी श्रीलंका में किस तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म अप्लाई किया गया मेजोरिटी द्वारा और किस तरीके से माइनॉरिटी ने इसको रिपेल किया। और एट द एंड आपका जो स्ट्रगल था वो एक तरीके से सिविल वॉर में कन्वर्ट हुआ और हज़ारों लोगों की जान उसमें गई। अब आप इसी चीज़ को, इसी मेजोरिटेरियनिज्म को, जो मेजोरिटी है जो माइनॉरिटी है, किस तरीके से बेल्जियम ने एकोमोडेट किया, उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको दोनों स्टोरीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा पावर शेयरिंग के लिए। ओके, सो लेट्स गो एंड वी विल सी एकोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अलग रास्ता लिया। उन्होंने क्या किया, दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। वो लोग समझ चुके थे, वो लोग स्मार्ट थे, उन्होंने पहले ही समझ लिया कि भाई हमारा जो रीजनल डिफरेंसेस है और जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हमें उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट किया, जिससे कि भाई सेटल डाउन हो सके, हर एक को इक्वल राइट्स मिल सके। ओके, सो बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। समझ में आया आपको, 4 बार उन्होंने अमेंडमेंट किया जिससे कि जो डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है, साथ में सेम कंट्री में रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम द एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब बेल्जियन मॉडल क्या था, ये एग्जाम्पल में भी आ जाता है कई बार, क्वेश्चन में भी आता है कई बार कि बेल्जियन, व्हाट वाज द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया। द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे दोनों लैंग्वेजेस से। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ओके, thus no single community can make decisions unilaterally।
तो उन्होंने क्या किया, दोनों लैंग्वेज में से इक्वल मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में रख दिए, जिससे कि एक गवर्नमेंट आपका डिसीजन ना ले सके। क्लियर। और सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या किया, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया आपको? उन्होंने क्या किया, आपके जो दोनों रीजन थे उनमें स्टेट गवर्नमेंट्स बना दी, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी, उनको किसी का रूल्स मानना, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके अपने मिनिस्टर्स, अपने लॉज मेकिंग थे, जिससे कि वो अपने रीजन में काम कर सकते थे। ओके। थर्ड पॉइंट इज द ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो कैपिटल है बेल्जियम का ब्रुसेल्स, उसमें भी उन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, दोनों तरफ से इक्वल आपके कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। ओके। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। अब ऐसा क्या है, क्योंकि जो फ्रेंच थे वो क्या थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहाँ पे वो मेजोरिटी में थे, बट वो कंट्री में क्या थे, माइनॉरिटी में। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से एक्सेप्टेंस है। उन्होंने क्या किया कि भाई जो डच लोग थे वो कैपिटल में माइनॉरिटी में थे, तो उनको वहाँ पे इक्वल दे दिया, और जो डच कंट्री में मेजॉरिटी में थे उन्होंने फ्रेंच वालों को वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो ये एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अपनाई, जो जहाँ पे मेजॉरिटी में था दूसरे को उन्होंने वहाँ पे इक्वल राइट्स दे दिया। ओके। एंड द फोर्थ डिसीजन दे टुक, दे मेड लोकल गवर्नमेंट्स, एंड जो लोकल गवर्नमेंट्स थे वो क्या थे, लिंग्विस्टिक थे, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज थे, जो कि अपने लिए कल्चरल, एजुकेशन, इन सारे चीज़ों में लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज थे उसमें वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते थे। अब आपको लगेगा कि बेल्जियम इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लॉज, इतने सारे प्रोविंसेस उसमें बना दिए सेटलमेंट करने के लिए, बट यू शुड नो it was the best idea to accommodate these type of variety of languages, culture and religion. Okay. When many countries of the Europe came together to form European Union, तो जब आप यूरोपियन यूनियन एक साथ इकट्ठी हुई तो उन्होंने ब्रुसेल्स को क्या चूज़ किया, अपना हेडक्वार्टर चूज़ किया, ओनली फॉर दिस, बिकॉज दे टुक दिस ब्यूटिफुल अरेंजमेंट टू सेटल डाउन डाइवर्सिटी। ओके। नाउ अब हम इसके एंड पे आते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, आपने बेल्जियम के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, तो दोनों में क्या डिफरेंस था? सिंपल है, एक जगह आपने मेजोरिटेरियनिज्म देखा, दूसरी जगह आपने म्यूचुअल अरेंजमेंट्स देखे, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस देखा। एक तरफ आपने देखा श्रीलंका में कि दूसरी जो माइनॉरिटी है उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको इग्नोर किया गया, उसके जो इक्वल राइट्स है उसको इग्नोर किया गया, बट वहीं आपने बेल्जियम में देखा कि उन्होंने सबको इक्वल राइट्स दिए, लैंग्वेज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से। तो उन हर जगह पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल बॉडीज़ में, हर जगह हर एक लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स को उन्होंने क्या किया, इक्वल राइट्स दिए। Okay, so it is the conclusion of these two stories. So let's see what came to the end. What do you learn from these stories? Simple. One country showed us the power sharing in the different form, in the different level of the country to satisfy the need, the interest of the different community in the country to settle down in a single country. एक ही कंट्री में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को एक साथ रोकने के लिए, एक साथ रहने के लिए किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी पावर शेयरिंग करी। एक तरफ आपने वो देखा जिससे कि उन्होंने एक तरीके से सिविल होने से रोका, और दूसरी तरफ आपने श्रीलंका को देखा जिसने अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी को फोर्स किया और डोमिनेंस रखा अपनी दूसरी मेजॉरिटी पे, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, आपका सिविल वॉर हुआ। ओके, तो ये चीज़ आपने देखी दोनों स्टोरीज से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं। हम हर बार कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग करें। हमने स्टोरीज़ में भी देखा बेल्जियम के और श्रीलंका में, वहाँ पे हमें थोड़ा समझ में आया कि जहाँ पे पावर शेयरिंग था उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा था, और जहाँ पावर शेयरिंग नहीं था, जहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म था, वहाँ पे रिज़ल्ट सिविल वॉर थे। तो अभी हम उसी चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक
Basically, there are two ways of sharing power. There are two reasons you can say. Let's have a look on them. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही समझ में आती है हमें कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है सोशल ग्रुप्स के बीच में वो क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, हमारे पास ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस. जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, आपके वायलेंस में जाते हैं. एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर आपकी पावर शेयरिंग नहीं होगी तो जो आपकी एक पार्टी होगी वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप पे होगी और दूसरा जो आपका सोशल ग्रुप होगा वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा. ओके. पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. ठीक है. अगर दोनों ग्रुप्स के सपोर्ट अगर गवर्नमेंट का रहेगा तो उसको आप आसानी से क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को एम्फेसाइज कर सकती है. इम्पोजिंग द विल ऑफ the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it is undermines the unity of the nation. अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपको लगेगा कि हाँ हम मेजोरिटी में है, हमारा रूल ही तो चलना चाहिए कंट्री में, और किसका रूल चलेगा. अगर हमारा ही रूल नहीं चलेगा तो और किसका रूल करेगा. अगर हम यहाँ मेजोरिटी में हैं अपनी कंट्री में और हम अपनी कंट्री में रूल नहीं चला पा रहे हैं तो हम कहाँ जाके रूल चलाएंगे. बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपनी रूल्स को दूसरे पे फॉलो करवाओगे विदाउट देयर विलिंग तो वो कुछ टाइम तक तो आपका फॉलो होगा, कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट एट द एंड जब वो अपोज करने लगेंगे उस चीज़ को तो उससे क्या होगा, आपके नेशन के, आपके जो देश है उसकी जो एकता है उसको क्या होगा, खतरा पैदा हो जाएगा. क्योंकि वो लोग क्या करने लगेंगे, आपके लिए हर एक डिसीजन पे अपोज करने लगेंगे. ओके. तो आगे देखते हैं. अब सेकंड रीज़न क्या है. देयर इज़ अ सेकंड डीप रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड. देखेंगे. अब सेकंड रीज़न है पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, आपका स्पिरिट ऑफ, जो आत्मा है डेमोक्रेसी की. ठीक है. अब अगर आत्मा ही नहीं होगी तो आपका शरीर किस काम का है, वो तो फिर एक केवल एक मांस का एक टुकड़ा है. जब आत्मा उसके अंदर है तभी जाके वो क्या है, आप उसको लाइव फील करते हैं. तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी के लिए भी कहा गया है कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ democracy. A democratic rule involves power sharing with those affected by its exercise and who have to live with its effects. तो डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग की जाती है वो उनके साथ की जाती है कि जो उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे या जो उस पावर से इफेक्ट होंगे. अगर उन्हीं के साथ पावर शेयर नहीं की जाएगी तो वो उसको एक्सरसाइज करेंगे कैसे, उसके इफेक्ट को फिर झेलेंगे क्यों वो लोग. पर अगर वो खुद ही उस चीज़ को, पावर को अप्लाई कर रहे हैं, खुद इस पावर को शेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए वो आसान होगा उस चीज़ को हैंडल करना. पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर बीइंग गवर्न्ड. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर इन द सिस्टम. तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो कि सिटीजन्स द्वारा, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन के द्वारा चलाई जाती है और सिटीजन्स को उसमें एक पोजीशन मिलती है जिससे कि वो उस पावर को वो यूटिलाइज कर सकें. अब आप देखेंगे कि ये जो दो रीजंस हमारे अभी हमने पढ़े कि सोशल जो आपके डिफरेंसेस हैं उसको कम करने के लिए, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनको कम करने के लिए आपके पास क्या किया गया है, पावर शेयरिंग किया गया है. और दूसरा जो पावर शेयरिंग है वो इसलिए करना ज़रूरी है कि जो लोग हैं अगर वो ही पावर शेयरिंग को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर लोगों के पास पावर नहीं है तो वो आपके इस सिस्टम को फॉलो क्यों करेंगे, वो आपकी पॉलिसीज़ को अप्लाई क्यों करेंगे. क्योंकि फाइनली जो भी आप गवर्नमेंट में हैं, अगर आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो वो डायरेक्टली किस पे अप्लाई होने वाला है, सिटीजन्स पे. और अगर सिटीजन्स पे ही पावर नहीं है तो वो आपकी इस एक्सरसाइज को, जो पावर शेयरिंग की जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जो इफ़ेक्ट्स आप डालेंगे गवर्नमेंट के सिटीजन्स पे, वो उसको अपोज करेंगे. और जब अपोज होगा तो जो गवर्नमेंट होगी वो अनस्टेबल होगी कंट्री में और वो प्रॉपरली कंट्री में काम नहीं कर पाएगी. तो
अब क्या है, जो फर्स्ट सेट ऑफ रीजन था उसको यहाँ पे प्रूडेंशियल एंड जो सेकंड था उसको यहाँ पे मोरल कहा गया। प्रूडेंशियल रीजन उन्हें कहा जाता है जो आपके बुद्धि विवेक से लिए जाते हैं। मतलब अगर आपके पास दो ग्रुप हैं तो पावर इस तरीके से शेयर की जाए कि दोनों ग्रुपों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दोनों का एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे पावर, किसी की ज़्यादा या किसी की कम ना हो। और जो मोरल होता है, मोरल का मतलब क्या होता है कि सबका भला होना चाहिए, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। एज अ सिटीजन हमारे सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए पावर शेयरिंग में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable। ये चीज़ मैं आपको अभी समझाया हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है। अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बीच में हमारे पास एक स्टोरी है यहाँ पे। इस स्टोरी को आप खलील्स डिलीमा कह सकते हैं। डिलीमा का मतलब होता है दुविधा। ओके, इसको आप जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है पावर शेयरिंग के बारे में, उसको आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे और अपना व्यू आप इसकी नोटबुक में लिखेंगे, इसको हम बाद में कंसल्ट करेंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग होती कैसे कैसे है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। तो लेट्स हैव अ लुक। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ emerged in opposition to the notion of undivided political power. For a long time it was believed that the power of a government must reside in one person or group of person located at the one place. अब ये हमारे जो हिस्ट्री है, हमारा जो पहले से कल्चर रहा है, वो ये था कि जो पावर है वो एक के पास रहे या कुछ ग्रुप के लोगों के पास रहे और वो ही उसको गवर्नमेंट को या उस देश को चलाए। हमारे यहाँ भी राजा लोग थे, उनके मंत्री होते थे, तो पावर्स केवल उन्हीं के पास थी और वही उसको चलाते थे। तो उससे क्या हुआ, अब जो पावर शेयरिंग का जो मेथड था, जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया था, वो इसके अपोजिट है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि सबके पास पावर होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्सन के पास पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम आगे देखते हैं। इट वॉज फील्ड दैट इफ द पावर इज डिसाइड टू डिस्प्रेस्ड it would not be possible to take quick decisions and to enforce them। अब ये सोचा जाता था पहले कि अगर 20 लोगों के पास पावर है तो पहले 20 लोगों से पूछना पड़ेगा, तब जाके आप कोई काम कर सकते हैं। तो उससे अच्छा उनको लगता था कि एक के पास रहे पावर और वो तुरंत अपना डिसीजन ले और उस डिसीजन को एकदम से हम इन्फोर्स कर सकें, जनता पे लगा सकें। ठीक है, बट These notions have changed with the emergence of democracy। पर जैसे जैसे डेमोक्रेसी की ज़रूरत बढ़ी, उससे क्या हुआ, ये जो सोच थी कि पावर एक के पास होनी चाहिए, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power। तो डेमोक्रेसी का जो मेन सोर्स है, जो मेन सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि जो पावर है वो कहाँ से आएगी, लोगों से आएगी। जो पॉलिटिकल पावर होगी वो कहाँ से आएगी, डेमोक्रेसी में लोगों से आएगी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो डेमोक्रेसी में क्या करते हैं लोग, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो गवर्नमेंट खुद ही लोग बनाते हैं, खुद ही इंस्टीट्यूशंस में वो बैठते हैं और खुद ही पॉलिसीज बनाते हैं और उन पॉलिसीज को खुद ही वो यूज़ करते हैं। In a good democratic government, due respect is given to the diverse groups and views that exist in a society। गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो सारे सोशल ग्रुप्स को क्या करे, रिस्पेक्ट करे, और जो उनके व्यूज़ हैं, जो उनकी सोच है, कई ग्रुप्स का क्या सोचना होता है वो अलग होता है, दूसरे ग्रुप का क्या सोचना है वो अलग होता है, तो हर एक को वो इक्वल इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो जो भी हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो कब बनाई जाती हैं, वो सिटीजन्स की नीड के ऊपर बनाई जाती हैं। सिटीजन्स को नीड है कि पानी चाहिए और मैं पॉलिसीज़ बना रहा हूँ कि मेरे को रोड बनानी है, बट जो सिटीजन्स का जो व्यूज़, जो वॉइस है, वो तो पानी मांग रही है और मैं रोड बना रहा हूँ, तो ये एक डिसबैलेंस क्रिएट करता है। तो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए
पब्लिक की वॉइस को सुनना बहुत ज़रूरी है। और वो कब होगा कि जब पब्लिक के पास पावर होगी, जब उनके साथ पावर शेयर किया जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास पावर शेयरिंग ज़रूरी है। अब हम आगे देखेंगे, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट और वी विल कम अक्रॉस। ओके, तो हम अब देखने वाले हैं कि हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में किस तरीके से पावर शेयरिंग की जाती है। नंबर 1, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 आपके गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं। इन्हीं 3 ऑर्गन से गवर्नमेंट काम करती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। लेट अस कॉल द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब जो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं, ये एक लेवल पे होते हैं, इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, बट तीनों एक लाइन पे। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। ओके, सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो इसलिए हर एक को अपना अपना काम डिवाइड किया गया है, जिससे कि किसी एक के पास ज़्यादा पावर ना आ जाए। ओके, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, इसको एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसिंग भी कहा जाता है कि एक जो ऑर्गन होता है वो दूसरे के काम को देखता है कि वो गलत तो नहीं कर रहा है, और अगर गलत करता है तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। This results in a balance of power among various institutions. Okay. Last year we studied that ministers and government officials exercise power. They are responsible to the parliament or state assemblies. अब आपको पता है कि जो एक गवर्नमेंट होती है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, उनके पास पावर्स होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मर्जी कर सकते हैं, वो भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं जवाब देने के पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में। अगर उनसे कुछ गलत होता है तो उनसे वहाँ पे पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं या उनके जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो उनसे उस चीज़ का जवाब मांग सकते हैं। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, अब जो आपके जजेस होते हैं वो अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉस मेड बाय द लेजिस्लेचर। अब देखो, जजेस को एक तरीके से कौन बना रहे हैं, अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है, एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, बट वो जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के कामों को देख सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी अपने काम को गलत तो नहीं कर रहा है, और अगर गलत कर रहा है तो उसके लिए डिसीजन लेने की पावर्स भी जजेस के, जुडिशरी के पास होती है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि तीनों ऑर्गन एक दूसरे के काम को चेक करते हैं, तो इसीलिए इसको चेक्स एंड बैलेंसेस का नाम सिस्टम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि पावर किस तरीके से गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है, पावर शेयरिंग कैसे अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट पे डिवाइड है। अब जैसे कि आप जानते हैं स्टेट लेवल जो आपकी कंट्री लेवल पे होती है, वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट काम करती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, और जो आपके स्टेट पे होती है वहाँ पे कौन सी काम करती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। और उसके बाद क्या होते हैं आपके पास, लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, ओके, नगर निगम होते हैं, ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट के आपके लेवल्स हैं, और सबके पास क्या होती है, पावर शेयरिंग की जाती है। ओके, सो देखेंगे आगे। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स और आपके लोकल बॉडीज़ जो होते हैं वो लोकल इश्यूज़ को आपको शेयर करते हैं, और इसी को एक तरीके से आपको क्या कहा जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जब एक गवर्नमेंट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल, स्टेट, म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, तो ये उसके अलग अलग लेवल्स हो गए। ओके, तो उसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। सो हायर टू लोअर जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हायर टू लोअर जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। उससे पहले हमने अभी पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहां लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक लेवल पे आते हैं। और अभी हमने बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये क्या है, आपकी पावर नीचे 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 जाती जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है,
अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर पॉइंट थर्ड। ओके, सो पॉइंट थर्ड इज पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स भी तो हैं हमारे पास, उनके पास भी तो पावर होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में उन सोशल ग्रुप्स को भी पावर दी जाती है, जो कि आपके किसके बेस पे हो सकते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के हिसाब से हो सकते हैं। किसी के रिलीजन अलग हैं, कोई रिलीजन कहीं पे मेजॉरिटी में है, कोई रिलीजन कहीं पे माइनॉरिटी पे है, तो उसको उस हिसाब से आपको पावर्स शेयर की जाती है। और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मीन्स लैंग्वेज के हिसाब से भी आपकी क्या की जाती है, पावर शेयरिंग की जाती है। अब उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेल्जियम। अभी आपने देखा था बेल्जियम में कितनी डाइवर्सिटी थी, तब भी उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया और सबको पावर शेयर किया, जिससे कि उनके अरेंजमेंट को क्या किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। ओके, अब देखेंगे आगे। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशल वीकर्स sections and women's are represented in the legislature and administration। तो ये भी उनको एक पावर शेयरिंग की जाती है, जो वीकर सेक्शन हो और जो वुमेन्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन का पूरा मौका दिया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, थर्ड पॉइंट में, कि जहाँ पे सोशल ग्रुप्स वीकर सेक्शंस को लैंग्वेज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से पावर शेयर किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपको बताता है कि पावर ऑल्सो शेयर्ड विद इन द पॉलिटिकल पार्टी, जो कि आपके पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, मूवमेंट्स आते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर्स। This takes the form of competition among different parties, such as competition ensures the power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. अब ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी पावर शेयरिंग की जाती है। ये मतलब नहीं है कि एक पार्टी है, उसका एक लीडर है, सारी पावर लीडर के पास है, वो जो भी डिसीजन लेगा सबको फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर शेयरिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, दो पार्टीज़ हैं, दोनों इलेक्शन लड़े, एक के पास मेजोरिटी है, वो गवर्नमेंट बनाती है, तो दूसरी पार्टीज़ को भी मौका दिया जाता है, वो अपोजिशन में बैठती है, और जो गवर्नमेंट चला रही है जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका वो क्या करती है, वॉच आउट करती है कि ये कैसे डिसीजन बना रही है, कैसे पॉलिसीज गवर्नमेंट के लिए सिटीजन्स के लिए बना रही है। अगर वो गलत है तो उसका वो अपोज करती है, कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने काम को सही तरीके से करे। उसके लिए जो अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी क्या किया जाता है, पावर शेयर किया जाता है। ओके, और आपने कई बार ये भी सुना होगा कि 2 या 3 पार्टियां मिलकर एक साथ गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, अलायंस कहा जाता है। कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड अलायंस। ओके, तो अलायंस बनाने से क्या होता है, जब आप अलायंस बनाते हैं तो उससे क्या होता है, पावर शेयर किया जाता है। अब जब आप दूसरी पार्टीज के MLAs या MPs को अपने साथ रखोगे, अपने साथ मिलकर चलाओगे, तो उनको भी अपने साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में आपको क्या करनी पड़ेगी, पावर शेयर करनी पड़ेगी। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज बोथ ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। आपने सुना होगा कि लेबर्स की यूनियन ने ऐसा किया। ओके, आपने ये सुना होगा कि किसी लैंग्वेज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आपने ये भी सुना होगा कि विमेंस ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। तो ये सब क्या होते हैं, आपके इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर, ये आपको समझना ज़रूरी है, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि ट्रेडर्स मैंने अभी बताया, बिजनेसमैन हो गए ये, तो जो बिजनेसमैन होंगे वो अपने लिए ही काम करेंगे, अपने लिए ही आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो फार्मर्स के लिए बिजनेसमैन आवाज़ उठाने लगेंगे। फार्मर्स की अपनी एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है जो अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए अपने क्या करती है, इन्फ्लुएंस बनाती है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, जिसमें कि आपके पास पावर शेयरिंग की जाती है पॉलिटिकल, विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज और विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। अपने आप में तो करी जाती है और दूसरी पॉलिटिकल पावर्स के साथ भी शेयर किया जाता है, और इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर किया जाता है। ये सब हमने अभी डेमोक्रेसी में पढ़ा कि किस तरीके से पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ,
विद इन द पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ग्रुप्स के साथ, आपने प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस भी देखे। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट करी हैं। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार नोट करेंगे और अपने आंसर्स नोटबुक में लिखेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन मिले और आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें चैप्टर की। जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा, जिससे कि आपको चैप्टर और अच्छा समझ में आएगा। सो थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, रोक के आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और आपको इसमें जो न्यू वर्ड्स थे वो दूंगा। आपको उनको सबको नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू।